नमस्कार। आज हम साहित्य के समंदर में गहरा गोता लगाने वाले हैं। किताब है अमिताव घोष का मशहूर उपन्यास सी ऑफ पॉपीज। आपने सुना होगा, ये उनकी आइबिस ट्रिलॉजी की पहली कड़ी है। काफी चर्चित रही है ये। बिल्कुल, और हमारे पास ना इस उपन्यास की एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस समीक्षा के सहारे हम उपन्यास के जो जरूरी पहलू हैं, जैसे उसके विषय, किरदार, वो ऐतिहासिक माहौल और हाँ, घोष की जो लिखने की खास शैली है, उनको थोड़ा समझें। हाँ, ताकि इस जरूरी किताब की बेहतर एक गहरी समझ बन पाए। एग्जैक्टली। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, पहले किताब के बारे में थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। अमिताव घोष की ये किताब ये आई थी 2008 में। और जैसा कहा, आइबिस ट्रिलॉजी की पहली है। इसके बाद आई रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर। हाँ, और कहानी का जो वक्त है वो है करीब 1838, मतलब पहला अफीम युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले का माहौल। उपन्यास हमें ले जाता है पूर्वी भारत, बिहार, बनारस, फिर कलकत्ता, हुगली नदी के किनारे, और फिर कहानी का एक बड़ा हिस्सा समंदर में है, बंगाल की खाड़ी में, आइबिस नाम के जहाज पर। और अवार्ड्स भी मिले हैं इसे, राइट? बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई थी शायद। हाँ, बुकर शॉर्टलिस्टेड थी और दुनिया भर में से काफी सराहा गया, बहुत सम्मान मिले। समीक्षा में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक हिंद महासागर की दुनिया के लिए एक उत्पत्ति मिथक जैसा बताया है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या मतलब हुआ इसका? ये दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे तीन बड़ी ताकतें, साम्राज्य मतलब ब्रिटिश राज, दूसरा पैसा यानी पूंजी, और तीसरा अफीम, इन तीनों ने उस दौर में ना बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की जिंदगियों को एक साथ गूंथ दिया था। अच्छा। चाहे वो किसी भी जाति के हों, क्लास के हों, नस्ल या मुल्क के हों, और फिर कहानी इन सबको एक जहाज आइबिस पर लाकर पटक देती है एक तरह से। और यही शायद अमिताव घोष का वो कमाल दिखता है ना। समीक्षा यही कहती है कि वो जो बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जैसे अफीम का व्यापार हो गया या वो गिरमिटिया मजदूरी वाली बात, बिल्कुल, उनको बहुत पर्सनल लेवल पर ले आते हैं, इंसानी कहानियों और किरदारों के जरिए दिखाते हैं। इससे होता यह है कि पढ़ने वाला उनसे जुड़ जाता है, उनके दुख दर्द, उनकी उम्मीदों से। एकदम सही। यही चीज इस उपन्यास को इतना असरदार बनाती है। वो इतिहास की बड़ी बड़ी लहरों को किरदारों के निजी तजुर्बों के जरिए महसूस करा देती है। अच्छा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? समीक्षा के हिसाब से कहानी का सेंटर पॉइंट है आइबिस जहाज। और दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज पहले गुलामों को ढोने के काम आता था। हाँ, ये बहुत सिंबॉलिक है। और अब इसे तैयार किया गया है गिरमिटिया मजदूरों और दूसरे मुसाफिरों को ले जाने के लिए। ये बदलाव ही अपने आप में कितना कुछ कह रहा है। बिल्कुल, ये बदलाव गुलामी से गिरमिटिया प्रथा तक के सफर का एक प्रतीक बन जाता है। उपन्यास में मोटे तौर पर 3 कहानियों के धागे हैं जो आखिरकार इसी जहाज पर आकर मिल जाते हैं। पहली कहानी है बिहार के उस इलाके की जहां अफीम उगती थी। यहाँ हम मिलते हैं दीति से, एक किसान की पत्नी है जो देख रही है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफीम की जबरदस्त मांग है और जो साहूकारों का जाल है वो उसके गांव को निगल रहा है। ओहो। फिर पति की मौत होती है और उसे सती होने के खतरे से बचने के लिए भागना पड़ता है। वो भागती है कलुआ के साथ, जो एक नीची जाति का समझा जाने वाला लेकिन बहुत ताकतवर बैलगाड़ी वाला है। तो उनका ये भागना सिर्फ गांव की मुश्किलों से बचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन्हें एक बिल्कुल अनजाने भविष्य की तरफ धकेल देता है, गिरमिटिया मजदूर बनने की राह पर। ये तो जबरदस्त टर्न है। हाँ, और दूसरी कहानी हमें ले जाती है कलकत्ता। वहां का जो हलचल भरा बिजनेस वाला माहौल है, यहाँ किरदारों का पूरा एक ग्रुप है। ज़ैचरी रीड है, एक अमेरिकी जिसका खून मिला जुला है और वो जहाज पर अपनी पहचान छुपाकर गोरा बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। फिर है बेंजामिन बर्नहैम, एक बेहद सख्त मुनाफाखोर ब्रिटिश व्यापारी जो आइबिस की यात्रा का पैसा लगा रहा है। बाबू नोबकिसन है बर्नहैम का एक रहस्यमय किस्म का क्लर्क जिसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। और है राजा नीलरतन हालदर, एक अमीर बंगाली जमींदार जो अंग्रेजी कानूनों के जाल में ऐसे फंसते हैं कि बर्बादी और बदनामी के कगार पर पहुंच जाते हैं। बाप रे। और तीसरी कहानी? तीसरी कहानी उन लोगों की है जो एक तरह से शरणार्थी हैं, अपनी मौजूदा जिंदगी से भाग रहे हैं। इसमें है पॉलेट लैम्बर्ट, एक फ्रांसीसी लड़की जो भारत में ही पली बड़ी है, अनाथ है। ओके।
वो जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए भेस बदलकर आइबिस पर चढ़ने की प्लानिंग कर रही है। और साथ में है जोदू, उसका बचपन का दोस्त और एक लश्कर यानी जहाज के मल्लाह का बेटा। तो ये सब अलग अलग जिंदगियां, अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी मजबूरियां, सब हुगली नदी पर आइबिस जहाज पर आकर मिलते हैं। हाँ। तो जहाज पर कौन कौन है? गिरमिटिया मजदूर हैं जिन्हें मॉरिशस ले जाया जा रहा है। हाँ। कुछ कैदी भी हैं, अंग्रेज अफसर हैं, लश्कर यानी नाविक दल है, और सबके अपने अपने राज। समीक्षा कहती हैं कि उपन्यास के आखिर तक ये जहाज इच्छाओं, पूर्वाग्रहों, ताकत की लड़ाई और बस जिंदा रहने की जद्दोजहद का एक प्रेशर कुकर बन जाता है। बिल्कुल, और यहीं से फिर ट्रिलोजी की आगे की कहानियों के लिए जमीन तैयार होती है। चलिए आप किरदारों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। समीक्षा में उन्हें सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं माना गया है, बल्कि उस दौर और उसके मुद्दों को समझने की चाबी की तरह देखा गया है। दीति को किताब का नैतिक केंद्र कहा गया है। उसकी यात्रा बंधन से आजादी की तरफ है, जैसे कोई लोक कथा की हीरोइन हो। हाँ, दीति ये दिखाती है कि कैसे अफीम जैसी ग्लोबल चीज और जाति जैसी बिल्कुल लोकल सच्चाई एक आम औरत की जिंदगी को कैसे तहस-नहस कर सकती है। लेकिन यही उथल-पुथल उसे अपनी पहचान दोबारा बनाने का, गढ़ने का मौका भी देती है। और उसका साथी कलवा, वो ताकत और इंसानियत का एक मेल है। अच्छा। उनका जो रिश्ता है वो दिखाता है कि प्यार कैसे समाज की बनाई हुई लकीरों को मिटा सकता है, खासकर जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती देता है। और जाचरी रीड, उसका वो गोरा बनकर जीने की कोशिश करना, वो क्या दिखाता है? जाचरी का किरदार उस दौर में नस्ल और पहचान की जो उलझनें थीं उनको सामने लाता है। समंदर की दुनिया में जहां पहचान थोड़ी इधर-उधर हो सकती है, वो अपनी मिली-जुली विरासत को छुपाकर आगे बढ़ना चाहता है। ये दिखाता है कि साम्राज्य में नस्ल कितनी बड़ी चीज थी और लोग कैसे उससे जूझते थे या कभी-कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश भी करते थे। राजा नील रतन हालदर का मामला भी सोचने पे मजबूर करता है। समीक्षा कहती है कि उसका गिरना सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। सही बात है। नील रतन का जो सफर है अहंकार से अपमान तक का, वो ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था जो थी वो असल में सिर्फ आर्थिक हितों को साधने का एक जरिया था। हाँ, कानून का दिखावा। हाँ बिल्कुल, न्याय का मुखौटा पहने हुए थी, लेकिन अक्सर वो अपराध और बर्बादी को कानूनी तरीके से अंजाम देती थी। ये सिर्फ नील की कहानी नहीं, उस वक्त के कई जमींदारों की कहानी हो सकती है। पॉलेट लैम्बर्ट भी काफी दिलचस्प लगती है, जो फ्रांसीसी और भारतीय पहचान के बीच पली बड़ी है। उसका क्या रोल है? पॉलेट जेंडर यानी लिंग भेद और कल्चरल आइडेंटिटी के सवालों को उठाती है। उसकी जो दिलचस्पी है बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में, और उसका भेस बदलना, हाँ, दोनों ही दिखाते हैं कि वो समाज के बनाए दायरों से बाहर निकलना चाहती है। वो एक तरह से ट्रांसलेटर जैसी है, अलग अलग संस्कृतियों के बीच की। और वो क्लर्क बाबू नॉपकिसन जो रहस्यमय लगता है। नॉपकिसन बड़ा अनोखा मिक्सचर है। एक तरफ वो बर्नहैम जैसे व्यापारी के लिए काम करने वाला नौकरशाह है, दूसरी तरफ उसके अंदर एक आध्यात्मिक, क्या कहें कि रहस्यमय दुनिया भी है। उसके जो अजीबोगरीब ख्याल हैं, दर्शन हैं, वो उस कॉर्पोरेट कल्चर पर एक तरह का कमेंट्री भी है और उसे थोड़ा मानवीय भी बनाते हैं। और वहीं बेंजामिन बर्नहैम खुद, वो उस दौर के मुक्त व्यापार, मुनाफे और वो जो दिखावटी धर्मपरायणता थी, उस विचार का प्रतीक है। उसका जो तर्क है वो बड़ा डरावना रूप ले लेता है। इनके अलावा भी कई किरदार हैं, जैसे जहाज का क्रू है, सिरांग अली, जोदू। समीक्षा एक टर्म इस्तेमाल करती है, कहती है कि घोष बहुस्वरता यानी पॉलीफोनी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और समझाएंगे? बहुस्वरता का मतलब है कि उपन्यास किसी एक किरदार या एक नजरिए को हावी नहीं होने देता। हर किरदार को लगता है कि वो अपनी कहानी का हीरो है और घोष उन्हें अपनी बात, अपना सच कहने का पूरा मौका देते हैं। अच्छा। पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कई अलग अलग लोगों की सच्ची कहानियां एक साथ सुन रहा है और उसे खुद तय करना है कि वो किसके साथ है या किसका सच ज्यादा वजनदार लगता है। इससे उपन्यास में बहुत परतें आ जाती हैं। ये तो काफी दिलचस्प तकनीक है। चलिए अब उन बड़े मुद्दों पर आते हैं जिन्हें उपन्यास उठाता है। समीक्षा में सबसे पहले अफीम पूंजीवाद का जिक्र है। ये क्या चीज है और किताब इसे कैसे दिखाती है? अफीम पूंजीवाद वो पूरी आर्थिक व्यवस्था जो अफीम के उत्पादन और व्यापार पर टिकी हुई थी। उपन्यास ये दिखाता है कि ये सिर्फ खेतीबाड़ी का मामला नहीं था। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी और सूदखोरों ने मिलकर कर्ज, एडवांस पेमेंट, एक ही फसल यानी अफीम उगाने के लिए मजबूर करने वाले कॉन्ट्रैक्ट
और यहाँ तक कि किसानों की आने वाली पीढ़ियों की मेहनत को गिरवी रखने जैसे तरीकों से एक जबरदस्ती का जाल बुना था। बाप रे। इसे नाम तो व्यापार का दिया गया, पर ये असल में शोषण का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका था। आप दिति के गांव के जरिए महसूस करते हैं कि कैसे एक फूल पोस्ता पूरे इलाके की किस्मत तय कर रहा था, और ये किस्मत अक्सर तबाही ला रही थी। ये दिखाता है कि कैसे एक किसान का कर्ज लंदन में बैठे व्यापारियों की तिजोरी भर रहा था। और दूसरा बड़ा मुद्दा है गिरमिटिया प्रथा। समीक्षा इसे गुलामी का नया रूप या गुलामी का नौकरशाही रीब्रांडिंग कहती है, ये थोड़ा समझाएं। गिरमिटिया मतलब वो मजदूर जिन्हें एक एग्रीमेंट या गिरमिट के तहत लंबे समय के लिए, अक्सर 5 साल या उससे भी ज्यादा, भारत से दूर मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। अच्छा। कहने को तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था और गुलामी से अलग था, क्योंकि गुलामी खत्म हो रही थी आधिकारिक तौर पर, लेकिन उपन्यास और खासकर आइबस जहाज का उदाहरण, हाँ, जो पहले गुलाम ढोता था, एग्जैक्टली वो ये दिखाता है कि असलियत में इन मजदूरों के हालात बहुत खराब थे, उनके अधिकार ना के बराबर थे, और ये व्यवस्था काफी हद तक गुलामी जैसी ही थी, बस इसे कानूनी और कागजी जामा पहना दिया गया था। गुलामी का ही एक बदला हुआ, ज्यादा सभ्य दिखने वाला रूप था, कह सकते हैं। पहचान का सवाल भी बार बार उठता है, जाति, नस्ल, और वो पहचान छुपाना जिसे पासिंग कहते हैं। हाँ, दीति और कलवा का साथ आना जाति की दीवारों को तोड़ता है। जैचरी रीड का अपनी नस्लीय पहचान छुपाकर गोरा बनने की कोशिश करना दिखाता है कि नस्ल उस दुनिया में कितनी बड़ी चीज थी और लोग कैसे उससे निपटते थे। उपन्यास से दिखाता है कि पहचान एक तरफ तो बहुत सख्त लगती है, समाज की थोपी हुई, लेकिन नदी के घाट, बंदरगाह या जहाज के डेक जैसी जगहों पर, जहां सब मिल रहे हैं, हाँ, जहां अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं, वहां पहचान थोड़ी लचीली भी हो जाती है। उसे छुपाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है। कानून और साम्राज्य के दिखावे पर भी जोर है, खासकर नील रतन हालदर के मुकदमे के जरिए। बिल्कुल, नील का मुकदमा एक कानूनी प्रक्रिया कम एक तमाशा ज्यादा लगता है। समीक्षा यही इशारा करती है कि औपनिवेशिक कानून अक्सर न्याय देने के बजाय ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने का एक जरिया था। ये एक ऐसा स्टेज था जहां ताकतवर अपने फैसलों को नैतिकता का चोला पहनाते थे। समीक्षा भाषा के इस्तेमाल को भी बहुत अहम मानती है, ये घोष की खासियत लगती है। हाँ, ये घोष की बहुत बड़ी खासियत है। वो सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो उस दौर की भाषा को जिंदा कर देते हैं। उपन्यास में आपको लश्करी मिलेगी, जहाज के नाविकों की वो मिली जुली जबान जिसमें अरबी, फारसी, पुर्तगाली, भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। वाह। आपको भोजपुरी और हिंदुस्तानी की सड़क वाली भाषा मिलेगी, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बोली जाने वाली वो एंग्लो इंडियन खिचड़ी भाषा भी। और घोष फुटनोट्स कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, पाठक को भाषा के बहाव में डूबकर ही मतलब समझना होता है। भाषा यहाँ सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वो खुद एक जहाज की तरह है जो कल्चर, इतिहास, लोगों के तजुर्बों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये दुनिया को रचने का एक औजार है। और आखिर में एक और थीम है प्रवासन और चुना हुआ भाईचारा। जहाज पर जो नए रिश्ते बनते हैं, उनके बारे में समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा इस पर खास ध्यान देती है। आइबिस के डेक पर जहां अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग मजबूरियों के मारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां खून या जाति के पुराने रिश्तों से परे नए बंधन बनते हैं। लोग एक दूसरे को जहाज भाई या जहाज बहन मानने लगते हैं। ये दिखाता है कि कैसे साझा मुसीबतें और एक दूसरे पर निर्भरता लोगों को नए तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर मजबूर कर सकती हैं, जो शायद पुराने बंधनों से ज्यादा मजबूत हों। हाँ, शायद। और ये उम्मीद की एक किरण भी है उस अंधेरे में। ये सब सुनकर तो लगता है कि घोष ने सिर्फ कहानी नहीं बुनी, बल्कि एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी है। उनकी लिखने की स्टाइल और टेक्निक के बारे में समीक्षा क्या कहती है? शब्दों का खजाना जैसा कुछ कहा गया था। हाँ, घोष की भाषा बेहद रिच और डेंस है। वो शब्दों की जड़ों तक जाते हैं, उनमें छपे इतिहास और व्यंग को बाहर लाते हैं। मुहावरे और उस दौर की खास बोली बानी का इस्तेमाल बहुत नेचुरल लगता है। जैसा मैंने कहा, फुटनोट्स कम है, जिससे पाठक भाषा और माहौल में पूरी तरह डूब जाता है। यह अनुभव शुरू में शायद थोड़ा चैलेंजिंग लगे, लेकिन फिर बहुत रिवॉर्डिंग होता है। इसे सिनेमाई भूगोल भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि घोष जगहों का वर्णन इतने विस्तार और सेंसरी डिटेल के साथ करते हैं कि वो आंखों के सामने जिंदा हो उठती हैं। आप हुगली नदी के ज्वार भाटे को महसूस कर सकते हैं,
कलकत्ता के गोदामों की गंध और शोर सुन सकते हैं। वाह। विक्रेताओं की आवाजें, जहाज पर दिए जा रहे हुक्म, प्रार्थनाएं, हवा की सरसराहट, इस सब मिलकर उस दुनिया को बनाते हैं। पाठक सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो उस जगह पर मतलब मौजूद महसूस करता है। और समुद्री यथार्थवाद, ये क्या है? इसका मतलब है कि घोष, जहाज और समुद्री जीवन से जुड़ी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे रस्सियों के नाम, मस्तूलों की बनावट, माल की लिस्ट, पहरे का सिस्टम, उनको बहुत महत्व देते हैं। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये चीजें कहानी को आगे बढ़ाती हैं, किरदारों के बीच के रिश्ते और पावर इक्वेशन तय करती हैं। जहाज यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक तरह की सोशल मशीन है, जहाँ हर रस्सी, हर तख्ते का अपना मतलब है, और वो तय करता है कि कौन कहाँ रहेगा, क्या करेगा। कहानी की रफ्तार, पेसिंग के बारे में क्या कहा गया? समीक्षा बताती है कि उपन्यास का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है। वो किरदारों और उनकी दुनियाओं को मतलब स्थापित करने में समय लेता है। गांव का जीवन, कलकत्ता की गलियां, अदालतें। ठीक है। लेकिन जैसे ही आइबिस जहाज अपना सफर शुरू करता है, कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है, पन्ने तेजी से पलटते हैं और घोष कहानी को एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म करते हैं कि पाठक अगली किताब पढ़ने के लिए बेचैन होता है। हाँ, ये तो होता है ट्रिलॉजी में। बिल्कुल, ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये ट्रिलॉजी का पहला भाग है। थोड़ा सा उस दौर के इतिहास को फिर से याद कर लें तो बेहतर रहेगा। ये सब घटनाएं क्यों हो रही थी उस वक्त? हाँ, तो हम हैं 1830 के दशक के आखिर में। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है और कंपनी ने वहाँ की खेती को बड़े पैमाने पर अफीम उगाने के लिए मतलब जोर दिया है। इस अफीम को जबरदस्ती चीन भेजा जाता था और उससे जो पैसा आता था उससे ब्रिटेन चीन से चाय और दूसरी चीजें खरीदता था। इसी अफीम व्यापार ने ब्रिटेन और चीन के बीच टेंशन पैदा की, जो आगे चलकर पहले अफीम युद्ध 1839 से 42 में बदल गया। और इसी वक्त गिरमिटिया प्रथा भी जोर पकड़ रही थी। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी प्रथा खत्म की जा रही थी, तो वेस्ट इंडीज, मॉरिशस जैसे उपनिवेशों में गन्ने और दूसरे बागानों के लिए सस्ते मजदूरों की भारी जरूरत पैदा हो गई थी। अच्छा, लेबर चाहिए था। एग्जैक्टली। और भारत इस जरूरत को पूरा करने का एक बड़ा सोर्स बन गया। गिरमिटिया प्रथा ऐसी जरूरत से निकली। ये मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दुनिया भर में भेजने की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पाइपलाइन थी। घोष इन्हीं बड़ी ऐतिहासिक ताकतों, सरकारी पॉलिसी, प्राइवेट लालच और समुद्री रास्ते, इनके जाल में फंसे आम लोगों की कहानियों को बुनते हैं। तो समीक्षा के हिसाब से इस उपन्यास की सबसे असाधारण बात क्या है? क्या चीज इसे वाकई खास बनाती है? 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं मेरे ख्याल से। पहली, ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं जैसे अफीम व्यापार, औपनिवेशिक कानून, इनके असर को बहुत ही मानवीय स्तर पर दिखाता है। पाठक समझ पाता है कि कैसे किसी दफ्तर में बैठे क्लर्क की लिखी एक लाइन किसी दूर गांव में एक परिवार को तबाह कर सकती है। सच में। या कैसे अदालत का एक फैसला पूरे समुदाय का भविष्य बदल सकता है। दूसरी बात है नैतिक जटिलता, लेकिन निराशा के बिना। ये कैसे? बिल्कुल। उपन्यास में कोई भी किरदार पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। जो बुरे लगते हैं उनके भी अपने तर्क हैं, अपनी मजबूरियां हैं, और जो हीरो लगते हैं उन्हें भी समझौते करने पड़ते हैं। ये दुनिया को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में दिखाता है, बिना कोई आसान जवाब दिए। और तीसरी चीज, जैसा हमने पहले भी कहा, भाषा का इस्तेमाल। हाँ, भाषा। पढ़ते हुए आप अनजाने ही उस दौर के शब्द, मुहावरे और दुनिया सीख जाते हैं, बिना किसी लेक्चर के। ये सीखना अपने आप में एक मजा है। लेकिन क्या हर किसी के लिए इसे पढ़ना आसान होगा? समीक्षा कुछ संभावित चुनौतियों का भी जिक्र करती है। हाँ, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। पहले, भाषा थोड़ी सघन है, मिली जुली है, तो अगर किसी को बहुत सीधी सरल भाषा पसंद है तो शायद शुरुआत में थोड़ा वक्त लगे एडजस्ट होने में। ठीक है। दूसरा, किरदारों की संख्या काफी ज्यादा है और कहानियां आपस में उलझी हुई हैं, तो थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मतलब धैर्य रखने वाले पाठक को इसका ज्यादा मजा आएगा। और ये भी याद रखना होगा कि ये कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। सही कहा। उपन्यास का अंत अधूरा महसूस हो सकता है क्योंकि ये जानबूझकर ट्रिलॉजी के पहले भाग के रूप में लिखा गया है। कहानी यहाँ रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। क्या उपन्यास में कुछ खास प्रतीक या बार बार आने वाले मोटिव्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, सिंबल्स वगैरह? हाँ, समीक्षा कुछ का जिक्र करती है, जैसे पोस्ता का फूल और उसका धुआं, जो एक ही साथ मुनाफे और तबाही, नशे और गुलामी का प्रतीक है।
नदी और समुद्र, जो कभी पवित्र हैं, कभी व्यापार के रास्ते, कभी सफाई का जरिया तो कभी खतरे का। पोशाक और भेस बदलना, जो दिखाता है कि कैसे कपड़े वर्ग, लिंग और नस्ल की पहचान बनाते भी हैं और छुपाते भी हैं। और वो बही खाते, रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, कागजात। हाँ, कागजात, जो दिखाते हैं कि कैसे कागज और नौकरशाही उस दौर में लोगों की किस्मत तय करने वाले हथियार बन गए थे। तो कुल मिलाकर ये किताब किन पाठकों को ज्यादा पसंद आ सकती है? किसके लिए रेकमेंड करेंगे आप इसे? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बड़े फलक वाले ऐतिहासिक उपन्यास पसंद हैं, जिन्हें समुद्री रोमांच की कहानियां अच्छी लगती हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में रुचि रखते हैं, या जिन्हें कई किरदारों वाली जटिल कहानियां पढ़ने में मजा आता है। ये बुक क्लब्स के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें नैतिकता से जुड़े कई गहरे सवाल हैं जिन पर अच्छी बहस हो सकती है, जैसे गिरमिटिया प्रथा और गुलामी का रिश्ता, शोषण में किसकी कितनी हिस्सेदारी थी, विरोध के क्या रूप थे, वगैरह। और लेखकों के लिए भी? हाँ बिल्कुल, उन लेखकों के लिए भी जो भाषा के जरिए दुनिया रचने की कला सीखना चाहते हैं। घोष इसमें माहिर है। जबरदस्त। ये तो वाकई एक ऐसी किताब लगती है जिसमें बहुत कुछ है खोजने और सोचने के लिए। निश्चित रूप से ये गहरा और यादगार अनुभव देने वाला उपन्यास है। तो इस चर्चा के अंत में समीक्षा एक बहुत ही सोचने लायक विचार छोड़ती है। ये उपन्यास हमें इस बात पर गौर करने को कहता है कि कैसे आइबिस जैसे जहाज पर उन बेहद मुश्किल और अमानवीय हालात में भी जो साझा अनुभव होता है, जो एक दूसरे पर निर्भरता होती है, वो नए तरह के रिश्ते बना सकती है। चुने हुए रिश्ते या जहाज भाईचारा जैसा कहा गया, और ये नए बंधन शायद खून के रिश्तों या जाति जैसी पुरानी सामाजिक दीवारों से भी ज्यादा मजबूत साबित हो सकते हैं। ये वाकई गहरा सवाल है, और इससे जुड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये विचार आज की दुनिया के लिए भी कोई मायने रखता है? आज जब हम दुनिया भर में इतने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन देख रहे हैं, विस्थापन देख रहे हैं, नई तरह की कम्युनिटी आइडेंटिटीज को बनते देख रहे हैं, सही कहा। क्या आज भी साझा अनुभव और मुसीबतें लोगों को पुरानी सरहदों से परे जाकर नए, ज्यादा मजबूत इंसानी रिश्ते बनाने में मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे ये उपन्यास पाठक के मन में छोड़ जाता है, जिस पर वो किताब खत्म करने के बाद भी सोचते रह सकते हैं।